स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा 2024 की जो अपकमिंग वैकेंसी है, जो कि अनाउंस हुई है कि 2000 प्लस वैकेंसी जल्द ही आप लोगों को देखने के लिए मिला है। उस क्रम में जो हम लोग स्पार्क का एक नया बुक आया है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट, उससे हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखे हैं। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इसके पहले के 3 प्रैक्टिस सेट जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि हाल ही में वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है। तो वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट एक्चुअली एक क्रिप्टो मुद्रा परियोजना है जिसको कि ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओपन एआई। वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब डे जो है वो 1 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड डे वेब डे जो है वो मनाया जाता है। अगस्त से कुछ अनइम्पॉर्टेंट डेज भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने किस राज्य में जस्ट आस्क चैटबॉट लॉन्च किया है। जस्ट आस्क का मतलब होता है खुल के पूछो। ये एक्चुअली मध्य प्रदेश सरकार और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा जो बच्चे हैं और जो युवा हैं उनके बीच सामाजिक मुद्दों और यौन मुद्दा और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों, ये सब पे सटीक और सुलभ जानकारी उपलब्ध कराने के लिए यह जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम चैटबॉट जस्ट आस्क जो है वो लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से एक चीज और याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का एक प्रोडक्ट है जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। वो प्रोडक्ट का नाम है गोंड पेंटिंग। क्या नाम है? गोंड पेंटिंग। तो यह भी आपको मध्य प्रदेश से ध्यान रखना है। बहुचर्चित कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक कौन है। तो बहुचर्चित कारगिल एक यात्री की जुबानी, इस पुस्तक में जितने भी सैनिक जो हैं उनके जीवन का चित्रण किया गया है जिन्होंने कारगिल युद्ध में हमारे देश के लिए अपने प्राण जो है वो न्यौछावर कर दिए थे। और यह पुस्तक जो है वो ऋषि राज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऋषि राज। नेक्स्ट है कि हाल ही में हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी का विकास जो है वो किसने किया है। तो हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी का विकास जो है वो किसके द्वारा किया गया है। यह जो है मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय एम्हर्स्टन के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। एक्चुअली ये हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी पता है क्या है? जो वायु में नमी होती है उससे निरंतर विद्युत प्रवाह पैदा करना ही हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह जो है वो भूस्थैतिक कक्षा में भारत का पहला अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है भारत का पहला अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट। भारत का पहला सैटेलाइट तो आप लोगों को पता ही होगा, आर्यभट्ट था, जिसको कि 1975 में रूस की मदद से पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था। लेकिन यहाँ आपसे पूछ रहा है भारत का पहला अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट कौन है। तो भारत का पहला अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट जो है वो GSAT-1 है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसको कि 2001 में लॉन्च किया गया था। जीसैट की अगर बात कीजिएगा तो जीसैट का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट सिस्टम। आगे है कि एक क्रमबद्ध सूची होती है जिसमें सभी सम्मिलन और विलोपन एक सिरे पर किए जाते हैं। तो ये स्टैक एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि एलिमेंट के जिस ओर से इंसर्ट किया जाता है उसी ओर से डिलीट भी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टैक। नेक्स्ट है कि लाओ खोबा वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। तो लाओ खोबा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र से याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम होता है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमयूंग डुंग हिमानी से होता है। और इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं, जैसे कि दिबांग, लोहित, कामेंग, मानस, तिस्ता, सुबनसिरी, ये सब जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है कि 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो किस देश में आयोजित किया गया था। देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 1931, 1932, और तीनों गोलमेज का सम्मेलन का जो आयोजन है वो इंग्लैंड में ही किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि
यूनाइटेड किंगडम। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो था वो था जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। रही बात दूसरे गोलमेज सम्मेलन की, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चला था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। महात्मा गांधी जो थे वो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिए थे, लेकिन यह सम्मेलन जो था वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा था। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, यही दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी जो थे वो 3 जनवरी 1932 को फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्र के पीले रंग के लिए निम्न में से कौन सा रसायन जो है वो जिम्मेदार होता है? देखिए, मूत्र के पीलापन जो होता है वो यूरोबिलिन के कारण होता है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। मूत्र से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूत्र का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो वो होता है 6। मूत्र से एक पूछा जाता है कि मूत्र के दुर्गंध का कारण क्या होता है, तो मूत्र के दुर्गंध का कारण जो होता है वो होता है अमोनिया। नेक्स्ट है कि भारतीय एथलीट जोसाना चिनप्पा किस खेल में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो यह एक महिला स्क्वैश खिलाड़ी हैं, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर ने जंगली जीव जंतुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के विषय पर आयोजित पक्षकारों के सम्मेलन के 13वें सत्र की मेजबानी की है? तो यह गांधीनगर गुजरात में किया गया है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस पशु को कर्नाटक में कंबाला नामक पारंपरिक खेल में दौड़ाया जाता है? तो कंबाला खेल को जो होता है उसको भैंस का दौड़ भी कहा जाता है, कंबाला रेस को। तो बट ऑब्वियस वाली बात है, इसमें भैंस को दौड़ाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भैंस। और यह त्यौहार जो है वो भगवान शिव के अवतार भगवान कादरी मंजूनाथ को समर्पित है। फसल उत्पादन के लिए पौधे और मृदा विज्ञान के अनुप्रयोग को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, यह जो है वो कृषि विज्ञान का एक शाखा होता है जो कि फसल उत्पादन, मिट्टी प्रबंध तथा कृषि भूमि के वैज्ञानिक उपयोग से संबंध रखता है, जिसको क्या कहा जाता है? एग्रोनॉमी कहा जाता है, सस्य विज्ञान कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो लुप्त प्राय प्रवासी प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत प्रजातियों में से एक है? यह बात कर रहा है बंगाल फ्लोरिकन की, जो कि बंगाल फ्लोरिकन एक्चुअली भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाला विशाल आकार का एक पक्षी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल फ्लोरिकन। एडीबी एशियाई विकास बैंक की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी? तो एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसका स्थापना जो है वो 1966 में हुआ है और मुख्यालय जो है वो मनीला फिलीपींस में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1966 में। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? देखिए, यह क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दिल्ली सुल्तान के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो किसने किया था? नसरुद्दीन महमूद ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद जो था वो गुलाम वंश का शासक था, जो कि कब से कब तक इसका शासन रहा था? 1246 से लेकर 1265 तक। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश का 8वां सुल्तान था। और जो बलबन था वो षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में सुल्तान मसूद शाह को हटाकर नसरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बनाया था। फिर जाके बलबन जो है वो अपनी बेटी का विवाह भी नसरुद्दीन मोहम्मद से करवा देता है। और ये जो नसरुद्दीन महमूद था, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ऐसा सुल्तान का नाम बताइए जो टोपी सीकर अपनी जीविका निर्वहन करता था। तो नसरुद्दीन महमूद ही ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपनी जीविका का निर्वहन करता था। आगे है कि MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में काम करते समय आप पिछले कार्य को पूर्णवत यानी अंडो करने के लिए यूएस कीबोर्ड लेआउट पर निम्नलिखित में से कौन सी कमांड देंगे? तो आप लोग पढ़े होंगे कि CTRL+Z जो होता है वो अंडो करने के लिए यूज होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गहीरमाथा समुद्री अभ्यारण्य नामक एक समुद्री अभ्यारण्य स्थित है? तो गहीरमाथा कहाँ है? उड़ीसा में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उड़ीसा। निम्न में से कौन 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक हैं? ये कौन है? सिप्थानु पिल्लई, जो कि ब्रह्मोस
स्पेस के पिता के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? वॉट मीटर? नहीं। वॉट मीटर जो होता है वो किसी विद्युत लोड के द्वारा ली जा रही विद्युत शक्ति को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। फेदोमीटर? नहीं, फेदोमीटर एक उपकरण है जिससे समुद्र की गहराई मापी जाती है। बैरोमीटर? नहीं, यह वायु दाब मापा जाता है। अल्टीमीटर जो होता है यह विमान की ऊंचाई मापने वाला यंत्र होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध जो है वो नीलगिरी पर्वत से है? नीलगिरी पर्वत जैसे ही नाम सुनते होंगे आप लोगों के दिमाग में आ जाता होगा टोडा जनजाति। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टोडा जनजाति। भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों को मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? भारत म्यांमार की सीमा की अगर बात कीजिएगा तो आप लोगों को याद होगा कि 1643 किलोमीटर की भारत और म्यांमार सीमा जो है वो साझा करता है, और इसमें जो है वो 4 राज्य सीमा को टच करता है: अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। और जो यह सीमा पर भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों को मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स से जोड़ती है, वो कौन सी पहाड़ी है? चीन पहाड़ी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ रहा था? तो ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा था शिमला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। शिमला जो है वो भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा था, और सर जॉन लॉरेंस जो था वही 1864 ईस्वी में शिमला को ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो घोषित किया था। नेक्स्ट है कि किसी देश की औसत आयु की गणना कैसे की जाती है? तो किसी देश की औसत आयु की गणना कैसे होती है? उस देश की जो कुल आय होगी उसको कुल जनसंख्या से अगर हम विभाजित कर देंगे तो उस देश का औसत आय निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि देश की कुल आय को इसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन जो है वो एक प्रकार का प्रतिक्रिया इंजन है जो कि रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रैखिक संवेग के संरक्षण पर। नेक्स्ट है कि कौन सा उद्यम एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से तथा सामान को सस्ते में खरीदकर और उसे उच्च कीमतों पर बेचकर लाभ कमाया जाता है? ये कौन सा उद्यम होगा? वाणिज्यिक उद्यम होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल। नेक्स्ट है कि किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मन के जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो छोटे मन के जैसे संरचनाओं को क्या कहा जाता है? बीजांड कहा जाता है। और पौधे में बीजांड वह संरचना होती है जो मादा प्रजनन कोशिकाओं को जन्म देती है और उसमें शामिल होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीजांड। निम्न में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा? यह कौन कहता है? गुरुत्वाकर्षण का नियम, जो कि न्यूटन के द्वारा प्रतिपादन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण का नियम। नेक्स्ट है कि जड़त्व को इसके द्वारा मापा जा सकता है। तो जड़त्व की अगर हम लोग बात करते हैं तो किसी वस्तु का एक ऐसा गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है उसको क्या कहा जाता है? जड़त्व, यानी कि इनर्शिया कहा जाता है। और जड़त्व को इसके किसके द्वारा मापा जाता है? द्रव्यमान के द्वारा मापा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की कौन सी धारा के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है? तो यह जो है वो कौन सी धारा के अनुसार? धारा 22 के अनुसार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 22। नेक्स्ट है कि पौधे और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुप्ता अवस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? तो यह सब जो है वो फिनोलॉजी कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फिनोलॉजी। नेक्स्ट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था?
देखिए, दयानंद सरस्वती की अगर बात करते हैं तो वो आर्य समाज की स्थापना कब किए थे? आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। और 1875 में कौन जो था वो भारत का वायसराय है? आप लोगों को याद होगा कि 1872 से लेकर 1876 तक लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो था वो भारत का वायसराय था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक से याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कूका आंदोलन के समय कौन भारत का वायसराय था? तो कूका आंदोलन के समय भी लॉर्ड नॉर्थब्रुक ही था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेश विकसित टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से विकसित किया है? तो यह कौन सा है टीका? उसको बोला जाता है क्या? नीमोसील। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा बांध जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? तो यह कौन सा बांध की बात कर रहा है? चांडिल बांध, जो कि कहाँ स्थित है? झारखंड में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म जो है वो किस राज्य में हुआ है? तो नारायण गुरु का जन्म जो है वो केरल राज्य में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल। मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो एक्चुअली जो फिल्म अभिनेता हैं आशुतोष राणा, उनकी प्रथम व्यंग संग्रह है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आशुतोष राणा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों यानी झोपड़पट्टियों में से एक है? मलिन बस्ती यानी झोपड़पट्टी कहा जाता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि मुंबई का जो धारावी वाला स्लम एरिया है वो सबसे बड़ा झुग्गी बस्ती वाला क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धारावी। आगे है कि बेगम नूरजहां का विवाह के पहले पूर्ण नाम क्या था? नूरजहां का विवाह का पहले जो नाम था वो मेहरुन्निसा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। एक्चुअली ये जो नूरजहां थी उनकी पहली शादी अली कुली के साथ हुआ था, जो कि शेर अफगान नामक एक ईरानी युवक से हुआ था। फिर जाके 1607 ईस्वी में जहांगीर का जो दूत था वो शेर अफगान की हत्या कर देता है और मेहरुन्निसा को अकबर की विधवा का दासी बना देता है। फिर जहांगीर जो था वो मेहरुन्निसा को जब नौरोज त्यौहार होता है उसी के अवसर पर देखता है और उसकी सुंदरता पर इतना मुग्ध हो जाता है कि 1611 ईस्वी में उससे विवाह कर लेता है और उसको नूरजहां की उपाधि दे देता है। आगे है कि निम्न में से कौन सी कला शैली जो है वो पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर जो है वो रामरस से सना रहता है और वो साधारणतः पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं? यह बात किसकी कर रहा है? चैती, जो कि उत्तर प्रदेश का चैत माह पर केंद्रित एक लोक कला शैली है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चैती। भारत की निम्नलिखित में से किस झील को रामसार स्थलों में शामिल नहीं किया गया है, ये आपसे पूछ रहा है? चिल्का झील को शामिल किया गया है, किठम झील को भी किया गया है, लोकटक को किया ही गया है, डल झील को नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डल झील। रामसार स्थल से याद रखिएगा, अभी तक सबसे ज़्यादा जो भारत में रामसार स्थल है वो कहाँ है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है कबिनी नदी इनमें से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? ठीक है, कबिनी नदी को कपिला नदी भी कहा जाता है, जो कि केरल और कर्नाटक में बहती है और कावेरी नदी की सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कावेरी। कावेरी की उद्गम स्थल की अगर बात कीजिएगा तो ये कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और इसकी जो कुछ सहायक नदियां हैं वो हैं हेमावती, अर्कावती, अमरावती, भवानी। ये सब जो है वो इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। आगे है कि इनमें से किस संशोधन द्वारा 2006 में सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 27% आरक्षण प्रदान किया गया है? तो ये ओबीसी को 27% आरक्षण प्रदान किया गया 93वां संविधान संशोधन 2006 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और अगर इससे इंपॉर्टेंट देखते हैं तो 86वां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह जो है वो कब हुआ था? 2002 में हुआ था। इसमें यह कहा गया था कि देश में 6 बरस से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया गया था। और एक 52वां संविधान संशोधन भी जो है यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 2003 में और इसमें यह कहा गया था कि संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं का समावेश जो है वो किया गया था।
आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है वो बाणभट्ट द्वारा लिखी है गई है। तो बाणभट्ट कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था जो कि हर्षचरित और कादम्बरी नामक पुस्तक लिखा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हर्षचरित्रम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीत रक्तक यानी कोल्ड ब्लडेड प्राणी नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। देखिए, कोल्ड ब्लडेड किसको कहा जाता है? सिक्त रक्त वाले जानवरों का जो शरीर का तापमान होता है वो आंतरिक रूप से नियंत्रित नहीं रहता है। उनका तापमान जो है वो अस्थिर रहता है और वातावरण के अनुसार बदलता रहता है, जैसे कि मगरमच्छ हो गया, मेढक हो गया, शार्क हो गया, यह सब जो है वो क्या है? कोल्ड ब्लडेड है। लेकिन खरगोश जो है वो कोल्ड ब्लडेड नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि खरगोश। नेक्स्ट है कि सांची में स्थित बौद्ध विहार को विशाल स्तूप भी कहा जाता है। यह भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध बौद्ध स्मारकों में से एक है जो किस जिले के सांची शहर में स्थित है। ठीक है, तो सांची किस जिले में है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश। और किस नदी के किनारे है? तो बेतवा नदी के किनारे है। नेक्स्ट है कि कब महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह कहा गया कि अब से भारत का शासन एवं प्रशासन जो है वो ब्रिटिश सम्राट के नाम पर एक राज्य सचिव के माध्यम से संचालित किया जाएगा। तो यह जो 1857 में लड़ाई हुई, इसके बाद 1858 का अधिनियम आया, उसी में कहा गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 नवंबर 1858। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री कब घोषित किया गया था? तो वो किया गया था 1876 में, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे लंबी हड्डियां कौन सा है? तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी स्टेपिस, और सबसे बड़ी हड्डी जिसको कि फीमर, जिसको कि जांघ की हड्डी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे मजबूत हड्डी कौन होता है, तो जबड़ा की हड्डी जो होता है वो सबसे मजबूत हड्डी होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने आशा व्यक्त की कि असहयोग को के साथ जोड़कर भारत के दो मुख्य धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम उपनिवेशी शासक को सामूहिक रूप से समाप्त कर सकते हैं। तो असहयोग को किसके साथ जोड़ा जाता गया था? असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन के साथ जोड़कर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि खिलाफत आंदोलन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि समूचे देश में खिलाफत दिवस जो है वो कब मनाया गया था? तो याद रखिएगा, 17 अक्टूबर 1919 को जो है वो समूचे देश में क्या मनाया गया था? खिलाफत दिवस मनाया गया था। ठीक है, एक्चुअली खिलाफत आंदोलन जो था वो भारतीय मुसलमानों का जो मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ, टर्की के खिलाफ के टर्की के जो खलीफा था उसके समर्थन में एक किया गया क्या था? आंदोलन था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। कह रहा है कि किस अर्थव्यवस्था में ब्याज की बहुत कम दर की स्थिति है जहां प्रत्येक आर्थिक कारक भविष्य में ब्याज दर के बढ़ने की उम्मीद करता है और इसलिए बॉन्ड की कीमत गिरती है, जिसके कारण पूंजी की हानि होती है। तो यह जो है वो किस अर्थव्यवस्था में होता है? तो यह होता है तरलता पास, एक ऐसी स्थिति है उसमें होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तरलता पास। नेक्स्ट है कि टीम चेन्नई सुपर स्टार्स, अवध वॉरियर्स और मुंबई रॉकेट्स ये निम्न में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये जो प्रीमियम बैडमिंटन लीग होता है उसके टीम्स के नाम लिखे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बैडमिंटन। द मेन ईटर ऑफ मालगुडी जो उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह आर के नारायणन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा आर के नारायण। और इनकी एक उपन्यास है गाइड, याद रखिएगा। आर के नारायणन को यही गाइड उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। वो ट्यूमर जो सामान्यतः अपने मूल स्थान पर सीमित रहते हैं और शरीर के अन्य भागों तक नहीं फैलते हैं और थोड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें कौन सा ट्यूमर कहा जाता है? तो उन्हें सौम्य ट्यूमर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उन्हें सौम्य ट्यूमर जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 1904। यह जो है वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। कब से कब तक? 1964 से लेकर 1966 में, जब तक उनकी मृत्यु न हो गई थी। नेक्स्ट है कि भूत कोला एक धार्मिक लोकनृत्य है जिसमें कुछ अनुष्ठानों में गर्म कोयले की परत पर चलना शामिल है और इसे किस राज्य के तटीय जिलों में किया जाता है? तो
भूता कोला जो है वो कर्नाटक के तटीय जिलों में किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्नाटक। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो खो खो खेल के बारे में सत्य नहीं है। यह एक टीम वाला खेल है, बिल्कुल सही है। मैच शुरू करने के लिए 10 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं, ये गलत बात है। प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो खो खो में 9 होता है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, और 3 अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि नीरू मीरू ब्लैंक राज्य में एक जल प्रबंधन कार्यक्रम है। तो नीरू मीरू जो है वो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई जल संरक्षण और गरीबी उन्मूलन पहल है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आंध्र प्रदेश। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 कि किस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मिजोरम, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश तथा पश्चिम बंगाल के साथ लगता है। यह बात कर रहा है किसकी? असम की। असम जो है वो भारत के 7 सिस्टर कहे जाने वाले राज्यों में से एक है और बाकी सिस्टर राज्यों से घिरा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि असम। नेक्स्ट है कि हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 में कौन से ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों के द्वारा बनाया गया था? तो यह जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा बनाया गया था, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साचिंदर सान्याल के द्वारा 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। फिर बाद में जाकर 4 साल बाद यानी कि 1928 में फिरोज शाह कोटला में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। रही बात काकोरी कांड की, तो काकोरी कांड से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ सहारनपुर से जो लखनऊ की ओर जा रही थी एयर डाउन ट्रेन, जिसमें कि जो खजाना जो है वो काकोरी नाम पे काकोरी जगह पे लूटा गया था, उसी को ही काकोरी कांड कहा गया। जो कि खजाना लूटने का जो विचार था वो सर्वप्रथम राम प्रसाद बिस्मिल का था, और फिर राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान को दिसंबर 1927 में जो है वो फांसी दे दिया गया था और साचिंदर सान्याल को आजीवन कारावास की सजा दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैंक द्वारा स्वयं सिद्ध किए गए नियम के अनुसार विद्युत अपघटनी बिलियन से गुजरने वाली विद्युत की समान मात्रा से मुक्त विभिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक समतुल्य वजन के समानुपाती होता है। ये एक्चुअली माइकल फैराडे के द्वारा स्वयं सिद्ध किए गए नियम के अनुसार, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि माइकल फैराडे। नेक्स्ट है कि एक गैल्वेनिक सेल में अर्थ सेल जिसमें ऑक्सीकरण होता है उसको क्या कहते हैं? तो जिसमें ऑक्सीकरण होता है उसको एनोड कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एनोड कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सी किरणें या तरंगों को उष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है? तो अवरक्त तरंगों को उष्मा तरंग के रूप में जाना जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अवरक्त। नेक्स्ट है कि स्थल समीर वह शीत समीर है जो स्थल से की ओर प्रभावित होता है। तो स्थल समीर वह शीत समीर है जो स्थल से समुद्र की ओर प्रभावित होता है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि जोरास्ट्रियन पारसी मूल का एक त्यौहार है जो प्रत्येक वर्ष मार्च में बसंत विषुव के दिन को दर्शाता है और भारत में पारसी लोगों के द्वारा मनाया जाता है। तो यह कौन सा त्यौहार है? जमशेदी नवरोज उस त्यौहार का नाम है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा द इंडियन स्ट्रगल, हाँ यही पुस्तक जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का खिताब जो है वो एडॉल्फ हिटलर के द्वारा दिया गया था। आगे है कि ऐसी परिघटना जिसमें रोटिफर, मधुमक्खियां, कुछ छिपकलियां और पक्षी जैसे कुछ जीवों में मादा युग्मक निषेचन के बिना नए जीव सृजित करने के लिए विकसित होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जो है वो अनिषेक जनन कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि एक प्राकृतिक रूप से होने वाली घटना जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट,
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसमें कि मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब जो है वो शामिल होते हैं। नेक्स्ट है कि कड़मा झारखंड में महिलाओं के द्वारा क्या लेकर की जाने वाली एक नृत्य शैली है। तो कड़सा या कड़मा जो होता है, यह झारखंड की एक नृत्य शैली है जिसमें कलश लेकर जाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कलश। नेक्स्ट है कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन अर्थशास्त्री की प्रभावशाली रचना है। तो यह किस अर्थशास्त्री के द्वारा रचना किया गया? एडम स्मिथ के द्वारा इसकी रचना किया जाता है, जिनको कि अर्थशास्त्र का पितामह भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एडम स्मिथ। नेक्स्ट है कि अभिनेता कमल हसन राजनीतिक दल के संस्थापक हैं। तो कमल हसन जो है वो एक भारतीय फिल्म अभिनेता है और ये मक्कल निधि माइम नाम की एक पार्टी का गठन किए थे 2018 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मक्कल निधि माइम। आगे है कि भारत में तृतीय कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में पाया जाता है। तो तृतीय कोयला जो है वो ओल्गोसीन काल की चट्टानों में पाया जाता है, जिसको कि भूरा कोयला के रूप में भी जाना जाता है, और यह जो है वो कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेघालय में यह जो है वो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शिल्पों में से एक है जो सिफॉन, मलमल, ऑर्गेंजा, ऑर्गेंडी और रेशम जैसे कपड़ों पर नाजुक पारंपरिक हाथ की कढ़ाई पर जोर देता है। यह किसकी बात कर रहा है? यह बात कर रहा है चिकन करी, जो कि एक प्रसिद्ध शिल्प शैली है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चिकन कारी। नेक्स्ट है कि तरंगों में, किस तरंगों में दृश्य प्रकाश तरंगे, एक्सरे, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, पराबैंगनी और इंफ्रारेड तरंगे शामिल हैं। तो यह सब जो है वो किस में है? विद्युत चुंबकीय तरंगों में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में। आगे है कि एक उत्पाद की बिक्री में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण होता है। तो एक उत्पाद की बिक्री में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण इन्वेंट्री का अनियोजित विसंचय होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि एस्ट्रोनॉमिकल दूरी की इकाई क्या है? तो एस्ट्रोनॉमिकल दूरी की इकाई जो है वो है पारसेक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पारसेक। नेक्स्ट है कि गांधी जी की पहली प्रमुख उपस्थिति कब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में हुई थी? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 4 फरवरी 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक रूप से उपस्थित हुए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फरवरी 1916। नेक्स्ट है कि मारिया इल्दम, जो 2 बार विश्व चैंपियन और 9 बार राष्ट्रीय चैंपियन रही हैं, वो किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो यह जो है वो कैरम से जुड़ी हुई हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, और इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था। नेक्स्ट है, यहाँ पर दिखाया गया चित्र एक चुनाव चिन्ह है। तो यह तीर का एक निशान बना हुआ है, जो कि जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जनता दल यूनाइटेड, जो पार्टी का गठन जो है वो कब हुआ था? 1999 में हुआ था। आगे है कि सिक्का अधिनियम 2011 भारत में कितने रुपए तक के मूल वर्ग के लिए सिक्का जारी करने की अनुमति देता है? तो सिक्का अधिनियम 2011 जो है वो भारत में 1,000 रुपये तक के मूल वर्ग के लिए सिक्का जारी करने की अनुमति देता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1,000। नेक्स्ट है कि फोटो प्रेजेडियम के संदर्भ में क्या सही है, यह आपको बताना है। यह केवल पौधे में ही होता है? नहीं। यह पौधे में पुष्पन से संबंधित है? नहीं। यह जानवरों के पंखों से संबंधित है? नहीं। यह जीवों के दिन और रात की लंबाई की प्रतिक्रिया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फोजो प्रिजीडियम से तात्पर्य दिन या रात की अवधि के दौरान सूक्ष्म जीवों की शारीरिक प्रतिक्रिया से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि जब प्रकाश तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस परिघटना को क्या कहा जाता है? तो इस परिघटना को क्या कहा जाता है? अपवर्तन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन। अपवर्तन का 2 नियम भी होता है, वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि एक ठोस, शक्तिशाली, गुलामी, स्थिर विद्युत बलों से बंधे धनायन और ऋणायन की 3 त्रिविमीय विन्यास के द्वारा बने हुए होते हैं। तो यह क्या होता है?
आयनिक होता है, तो इस क्वेश्चन आयनिक ठोस होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो स्वतंत्रता से पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गरीबी रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 कि ब्लैंक बांस और तुम्बी का उपयोग करके बनाया गया एक तार वाला वाद्य यंत्र है जिसे अधिकतर महाराष्ट्र में पारंपरिक लोक गायक उपयोग करते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? एक तारा कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक तारा। आगे है कि अशोक चक्र वर्ग 3 का नाम 1967 में बदलकर क्या कर दिया गया था? तो इसका नाम जो है वो शौर्य चक्र कर दिया गया था बदल के, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शौर्य चक्र। असम की जलवायु ब्लैंक के रूप में वर्णित की जा सकती है, तो असम की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु के रूप में वर्णित किया जा सकता है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उष्णकटिबंधीय मानसून शुष्क जलवायु। नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी में है उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि पलासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण यह था कि सेना का नेतृत्व जो है वो नामक उसके एक ऐसे सेनापति ने किया था जिसने कभी भी युद्ध नहीं लड़ा है। तो पलासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला का मुख्य का हार कारण उसका सेनापति मीर जाफर था, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मीर जाफर। मीर जाफर जो था वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को धोखा दिया था और अंग्रेज से पैसा ले लिया था और सत्ता पाने की लालच में सिराजुद्दौला के ऊपर सेना का हमला कर दिया था। ठीक है, पलासी का युद्ध, इसे डेट याद रखिएगा कब हुआ था, 1757 में। नेक्स्ट है कि वह नीति क्या कहलाती है जिसमें वह निर्धारित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास अधिकतम कितनी भूमि हो सकती है? तो वह नीति लैंड सीलिंग कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। एक्चुअली जब जमींदारी प्रथा खत्म हुआ था तो उसी के बाद 1961 में लैंड सीलिंग एक्ट जो है वो लागू किया गया था। नेक्स्ट है कि आयनों के स्वतंत्र स्थानांतरण का जो है वो नियम कहता है कि एक विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता को सीमित करने को विद्युत अपघट्ट के ऋणायन और धनायन के विशिष्ट योगदान के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। तो यह जो है वो आयन के स्वतंत्र स्थानांतरण का कोलराउस नियम कहता है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि द्रव पदार्थ में गैस की विलीयता तापमान में कमी होने के साथ क्या होता है? तो तापमान में कमी होने पर द्रव में गैस की विलीयता जो है वो बढ़ती है और तापमान के बढ़ने पर द्रव में गैसों की विलीयता जो है वो कम होती है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बढ़ती है। नेक्स्ट है कि प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए? तो यह जो है वो कहा गया है प्लस कौन सी विशेषता में, या भाईचारा भी विशेषता में यह कहा गया है, बंधुत्व की विशेषता व्यक्तिगत में है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि टीम बंगाल वॉरियर्स, हरियाणा स्टीलर्स और बेंगलुरु बुल्स निम्न में से किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो यह सब जो है वो कबड्डी से, जो प्रो कबड्डी लीग होता है उससे जुड़ा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कथन जो है वो सी राजगोपालाचारी के बारे में सत्य नहीं है, यह आपको बताना है। वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, सही है। वो पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे, यह गलत है। ठीक है, तो यह जो थे वो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है। इसके आगे मैथ्स का क्वेश्चन है 5, उसका आंसर जो है वो पीडीएफ के लास्ट में अटैच्ड है, आप लोग वहां से जाकर ले सकते हैं। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, एक मिशन बिहार दरोगा नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें डेली 7:30 बजे आप लोगों को टेस्ट का पीडीएफ दे दिया जाता है, 8:30 बजे आप लोगों को वहाँ सोल्यूशन दे दिया जाता है, फिर 9 बजे तक अपने अपने OMR सेंड करना होता है और 9 बजे आपको रैंक लिस्ट जो है वो जारी कर दिया जाता है और फिर 9 बजे वीडियो का जो व्याख्या होता है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाया दिया जाता है, तो उससे जाकर आप लोग जरूर जुड़ सकते हैं, वो आप लोगों के आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दें, और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।